ये बहुत अफसोसनाक है। पूरी दुनिया के अंदर इन वेपन्स को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन इसराइल इन्हीं हथियारों को लगातार अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल का एक नशरियाती इदारा है कान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहता है कि सिक्योरिटी ज़राए से बहुत बड़ी खबर आई है, और वो खबर ये कहती है कि सिक्योरिटी हुकाम ने इसराइली हुकूमत को खबरदार कर दिया और इसराइली हुकूमत को बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। जंग के अहदाफ पर दोबारा नजरसानी की जाए और चेक किया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। ईरानियों को निज़ामी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है, इसका भी एतराफ़ किया गया है। यानी ये जो दावे थे कि जनाब लोग बाहर निकल आएंगे, ईरानी निकल आएंगे, ये सारा कुछ नहीं हो सका। अमेरिका के एक सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका अगर आप स्टेटमेंट देखें, इन्होंने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए एक आईना दिखाने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हौलनाक और गैर मकबूल जंग में धकेला है, यानी फंसा दिया नेतन्याहू ने और एक दलदल में। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में ईरानी शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए, वो तो लिख रहे हैं, और 13 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। 12 दिनों में लगभग 16.5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हो गया है, और 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके हैं, और 773 लबनान में लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी 10,000 से जायद जख्मी हैं, और इसके बावजूद हासिल कुछ नहीं हुआ। अमेरिका यानी आपने हुर्मुज़ भी बंद हो गई और अमेरिका ऐसी जगह फंस गया है जहां से वो निकल नहीं पा रहा। देखिए, आपने हुर्मुज़ को दौरान जंग अगर अमेरिका खुलवा देता है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के नतीजे में आपने हुर्मुज़ खुल जाती है और उसके बाद कोई बम नहीं चलता, तो फिर ईरान की इखलाकी फतह हो जाएगी। अब अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचेंगे कि अमेरिकन और अमेरिकन के जो हथियार हैं क्या वो हमारे काम के हैं। अरबों को भी अपने आप को उसी तरह इक्विप करना पड़ेगा, उसी तरह अपने मिसाइल बनाने पड़ेंगे, अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे जैसे ईरान ने किए। देखिए, अरबों को अगर कोई खतरा है तो उनकी लड़ाई तो इसराइल के साथ हुई है माजी में, आइंदा भी ऐसा लगता है उसी के साथ होगी। और इसराइल जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वो पोल खुल गया, सारा झाका खुल गया, सबका सबको पता चल गया कि ये तो मिथी टूट गई इसराइल की आयरन डूम की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नैल सहाफियों को बिठाकर कहते थे कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात इसलिए भी बनाने चाहिए कि इसराइल के इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इंडिया जंग में फायदा उठाता है, इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो नाकाबिले तस्खीर है। और इस वक्त इसराइली शहर जो है वो जगह जगह पे मलबा पड़ा हुआ है जंग का, बहुत तबाही फिरी है। नेतन्याहू सामने नहीं आ पा रहा, छुपा हुआ है, मंजरे आम पे आने से डर रहा है कि सामने आया, किसी जगह पे पब्लिक में आया तो पता चल जाएगा ये कहां पे है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, और पता नहीं वो अपने मुल्क में है भी या नहीं है। नाज़रीन, अभी तक जिन ममालिक ने मदद की है ईरान की, यानी ऐसी मदद की है जिसमें कुछ मदद फराम की गई हो, अद्वियात बाकी चीजें, वो उनमें चाइना है, रूस है, आज़रबाईजान है और वियतनाम है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की मदद की है भाईचारे के हवाले से कि ठीक है आपके मुल्क पे अटैक हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हो रहा है, आपको अद्वियात की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, ये चीज़ें हम पहुंचा रहे हैं, तो वो इमदादी सामान जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई इमदादी सामान अभी तक ईरान में नहीं गया, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह हुक्म जारी किया है कि जो रसद है उसको बढ़ाया जाए अशिया खुर्दोनोश की खलीजी ममालिक में। खलीजी ममालिक जहाँ पे मेरे ख्याल में खुराक मौजूद होगी ज़रूर, और खलीजी ममालिक में जो है खुराक वो जा भी सकती है, उनके पास पैसा भी बहुत है, यानी वहाँ खलीजी ममालिक में खुराक पे जमाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ईरान की मदद पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। जब बाकी ममालिक कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? पाकिस्तान को चाहिए वो भी करे। लेकिन पाकिस्तान ने एक और हुक्म जारी कर दिया है, और पाकिस्तान के मीडिया को किया गया है कि कुछ भी हो जाए, अब जो आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान का अगर कोई कार्गो गुजरता है तो उसके बारे में किसी किस्म की कोई खबर मीडिया के अंदर नहीं दी जाएगी। और एक चीज और है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तफरीह के लिए भी बम मारता है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट है ना कि हम बार बार जजीरों पे बम मारेंगे, और तफरीह के लिए मारेंगे, फन के लिए मारेंगे, इंजॉय करने के लिए, मजा लेने के लिए मारेंगे। तो जो शख्स तफरीह के लिए बम बरसाए उसे अमन का नोबल इनाम देने वाले कितने बड़े ज़हनी मरीज होंगे, आप ये सोचें। इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ये क्या बात कर देते हैं। भाई, जिसने जुल्म किया जालिम का नाम लेने से क्यों डरते हो? ये तो वो एक शेर होता था, हम उर्दू में सुना करते थे अदालतों में, कि मुनसफ ने कातिल की ये दलील भी मान ली कि जो मकतूल है वो खुद ही खंजर के ऊपर गिर गया था, यानी उसको मारा नहीं गया, वो खुद ही मर गया। नहीं, ये तो इस तरह की बातें करते हैं, बेवकूफ समझते हैं कौम को। शाह महमूद कुरैशी इसलिए वो कहते हैं जी जेल के अंदर है कि वो बाहर नहीं आना चाह रहे, और अगर वो बाहर आएंगे उनके ऊपर तनकीद होगी, तनकीद से घबरा के बाहर नहीं। उस सियासतदानों पे तनकीद होती रहती है। यहां इमरान खान साहब के साथी हैं, कई तनकीद की जद में रहते हैं, कई नहीं रहते।
तो इसका क्या मतलब लिया जाए? जो अच्छा काम करता है, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ये रवाज नहीं है ना कि वो अपनी लीडरशिप को तनकीद करें या अपनी लीडरशिप को अकाउंटेबल करें। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया रवाज डाल दिया सोशल मीडिया में, यहां बहुत लोगों को शऊर है, वो खुलकर बात करते हैं, साफ बात करते हैं, ये ठीक काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। तो वो एक ही आदमी के सही काम को सही और गलत काम को गलत भी कहते हैं। ये भी बात आप अपने ज़हन में रखें। तो बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ जो जुर्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे, गैर इखलाकी तौर पे जेल में रखने का, वो सारा मलबा उठा के शाह महमूद कुरैशी पे ही डाल दिया। हद नहीं होगी भाई? कॉलम लिखो मारंग बलोच के साथ ज्यादती क्यों हुई, उसके बारे में बोलो, बताओ कि वो एक निहत्ती लड़की है बेचारी, आज उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। ये खबर भी आप सुन लें। मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। राजी मची गवादर के दौरान जो एहतजाज हो रहा था, एफसी एहलकार शबीर बलोच की हजूम के हाथों कत्ल के इल्जाम में मारंग बलोच, सिबगतुल्लाह शाजी और बाकी उनके कुछ और साथी हैं, बलाज कादिर और तंजीम के रहनुमा अबू बकर कलांची को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है। इस पे मैं समीदीन बलोच का एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुना देता हूं। जिस दिन हमारे साथियों के मुकदमात को फेसलेस ट्रायल में मुंतकिल किया गया, प्रोसिक्यूटर की जानिब से जजेस पर ट्रायल को तेज करने और सजा सुनाने के लिए मुसलसल जोर दिया गया। अदालत के रवैये से जाहिर होने वाली बेचैनी सामने आई। इसी दिन हमें अंदाजा हो गया था कि इंसाफ नहीं होगा, बल्कि पहले से तयशुदा सजाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन बलोच कौम यह हकीकत कभी फरामोश नहीं करेगी कि पुरअमन सियासी आवाज़ों को खामोश कराने के लिए सिर्फ पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत और खुफिया एजेंसियां ही मुतहर्रिक नहीं हुई, बल्कि इंसाफ के ऐवान भी इस पर अमल दरामद करने में शरीक हो गए। वही अदलिया जिससे मजलूमों ने उम्मीद बांधी थी कि वो जुल्म के सामने दीवार बनेगी, उसी ने जालिम के हाथ मजबूत किए। वही जजेस जिन पर इंसाफ की जिम्मेदारी आई थी, उन्होंने इंसाफ का तराजू ताकतवरों के हक में झुका दिया और अपने हक में खड़े होने वाले मजलूमों को उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई। ये बड़ी सख्त सजा है और बड़ी सख्त ज्यादती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये निहत्ती लड़की का खौफ ये बता रहा है कि मारंग बलोच एक दिन बाहर आएगी। ये आप याद रखिएगा। इस गलती का एहसास करना पड़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन पॉलिसी से ना मुल्क चलते हैं ना आगे बढ़ते हैं। एक दिन मारंग बलोच बाहर आएगी और वो आप सबको शर्मिंदा करेगी और पूरा निजाम उससे आंखें नहीं मिला पा रहा होगा। ये बात याद, वैसे तो बहुत ढीठ है, लेकिन मारंग बलोच का सामना नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं कर पाते। इसीलिए पहले उसको जेल ट्रायल के अंदर ले गए। उसके बाद क्या किया, जेल ट्रायल में ले जाने के बाद मारंग बलोच का फेसलेस ट्रायल कर दिया। और फिर जब उन्होंने बाइकआउट किया तो उधर पीटीआई के एक साबिक सदर हैं आईएलएफ के, इकबाल शाह साहब, उन्होंने जनाब वो केस लड़ लिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको डिसोन किया। उन्होंने कहा जी उनका जाती फेल है और हमने उनको ये बता दिया है कि इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर खुद ही आयद होगी। इधर मारंग बलोच को सजा हो रही है, उधर सरफराज बुगटी पूरे सफे का इश्तिहार दे रहा है। आप देखें ना कैसे कोलैबोरेटेड एफर्ट होती है, कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। पहले से पता है जनाब ये सजा आने वाली है, रद्द अमल आएगा, अखबारात खरीद लो। सारे अखबारात के फ्रंट पेजेस खरीद के वहां पे बड़े बड़े इश्तिहारात छाप दिए। जंग अखबार देख लें, दुनिया अखबार देख लें, पूरे सफे का इश्तिहार छाप दिया। और देखें लिखा क्या हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये जुमला आप पढ़ें आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब बस ठान लिया तो ठान लिया। खबर की तरह का छापा हुआ इश्तिहार, पूरा सफा लिया हुआ है दुनिया का, वो आगे जंग का भी। बस ठान लिया तो ठान लिया। सरफराज बुगटी, बलूचिस्तान की तारीख का इनकलाबी और अवाम दोस्त बजट हमने पेश कर दिया। नीचे शेर व शायरी है, बलूचिस्तान का अहद है, फलाने शोबे में हमने ये कर दिया वो कर दिया। उधर मारंग बलोच को पकड़ के अंदर कर दिया। कोई एक सड़क बताएं जहां पे लोग जा सकते हो। इसी अखबार के आप 8वें सफ़े पे यानी बैक पेज पे आप जाएं तो वहां खबर छपी हुई है कि ये जो जलमक्सी और सराब के इलाके में हमले हुए हैं, गवर्नर हाउस का कैंप ऑफिस और एसएसपी हाउस जो है उसे नजर आतिश कर दिया गया है। वहां से 3 अफराद अगवा कर लिए गए हैं। यह है जनाब बलूचिस्तान की सूरत हाल। आज सरफराज बुगटी बगैर सिक्योरिटी के बलूचिस्तान के किसी जिले में नहीं जा सकता। आज वो कोयटा के अंदर कम सिक्योरिटी के साथ भी नहीं घूम सकता। 2-4 गाड़ियों की सिक्योरिटी में नहीं निकल सकता वो, उसको पूरी फौज साथ रखनी पड़ती है, पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। आज शाम के बाद आप बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में नहीं जा सकते। और ये सारा कुछ मौजूदा रिजीम ने किया है। जो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे उनका बेड़ा ही गर्क करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया पूरे बलूचिस्तान का। अब पूरे सफे का इश्तिहार छाप दिया ताकि मारंग बलोच के मामले से तवज्जो हट सके।
नहीं हटेगी। मारंग बलोच को आप शिकस्त दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो हक के साथ खड़ी हुई है, इंसाफ मांग रही है, इंसानी हुकूक के साथ खड़ी हुई है। आज बलूचिस्तान के हर घर के अंदर हर बच्ची मारंग बलोच बन रही है, हर बच्ची मारंग बलोच की तरह आवाज उठा रही है। आप देखते जाइएगा आपके सामने कितनी सारी मारंग बलोच आ जाएंगी। ये नाज़रीन एक और जुल्म हुआ है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, अहमद फरहाद, उन्हें 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया आजाद कश्मीर के शहर बाग से। यानी अब सहाफी और शायर भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। इनका जुर्म क्या है? पहले भी इन्हें 2 हफ्ते तक जबरी तौर पर लापता रखा गया, इन पर टॉर्चर किया गया, इनको जबरदस्ती अजियत दी गई। उसके बाद इनकी अहलिया के ऊपर मुकदमा बना दिया गया। एक के बाद एक मुसीबत, नौकरी करने नहीं देते, हर लिहाज से परेशान करते हैं, माली एतबार से परेशान किया, बार बार गिरफ्तार किया, फैमिली के ऊपर मुकदमात बना दिए। और कितना अपने एक आदमी को मारना है, कितना अपने एक आदमी के ऊपर जुल्म करना है? क्या बनाना चाहते हैं आप उसे? करना क्या चाहते हैं आप उसके साथ? हर आजाद दिमाग को आप कैद करना चाहते हैं? क्या हर उठती हुई आवाज को आप दबाना चाहते हैं? ये सारा कुछ वापस आएगा, याद रखिएगा, और सूद समेत वापस आएगा। ये तारीख का सबक है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वक्त आएगा आपको जरूर ये बातें समझ आएंगी। लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। यहां पे एक खबर फिर से हलचल मच गई है, क्योंकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं 3 मुल्कों पर। एक इराक के कुछ इलाके हैं, वहां पे ड्रोन दागे गए हैं, और ये कुर्द इलाके हैं जहां पे उनकी एक आज़ादी की मूवमेंट भी चल रही है। और यहाँ पे इन्हीं एरियाज में कुछ अमेरिका का और इसराइल का इन्फ्लुएंस भी है। दूसरा, इन्होंने ईरान ने मिसाइल और ड्रोन जो दागे हैं आलमी मीडिया के मुताबिक वो कुवैत पर दागे हैं और बहरीन पर दागे हैं। और जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इनको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो ईरानी हथियार हैं उनको हवा में तबाह किया जा रहा है। और ईरान ने पूरी एक लहर चलाई है मिसाइलों की और ड्रोन्स की इन 3 कंट्रीज की जानिब। ये हुआ क्यों? जनूबी ईरान का जजीरा कशम है, वहां पर धमाकों के बाद ये उसके रद्द अमल के तौर पे हुआ है। समुद्र में भी कुछ झड़पें हुई हैं, कुछ जहाज भी जो है उनको नुकसान पहुंचा, और उसके बाद फौरी तौर पे ईरान का रद्द अमल सामने आया। लेकिन ईरान ने अब तक का एक सबसे खौफनाक स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट उस नौयत का है जिस नौयत का स्टेटमेंट हम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनते थे। ईरान की IRGC का बयान है ये, और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनका ये स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं मारो और भाग जाओ, हिट एंड रन। इसका दौर अब खत्म हो चुका है। किसी भी नई हमाकत का जवाब एक ऐसे जल्जले जैसे इबरतनाक और फैसला कुन रद्द अमल से दिया जाएगा जो तयशुदा कवानीन और हुदूद से कहीं आगे निकल जाएगा। हम खित्ते में तमाम जारहियत पसंदों के हेडक्वार्टर्स और मफादात को राख के ढेर में तब्दील करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। ये बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी जब से ये लड़ाई चल रही है तब से लेकर अब तक ईरान ने जितनी धमकियां दी हैं, ये धमकी उनमें सबसे खतरनाक है। जल्जले जैसा रद्द अमल का मतलब यह है कि बहुत हैवी किस्म की बम्बारमेंट की वो बात कर रहे हैं। और जल्जला तभी आता है जब कोई आप एटमी धमाका करते हैं। वैसे ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि ईरान की एटमी सलाहियत कहां तक है। देखिए, इसके बारे में अब कोई नहीं जानता। जब तक ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, जंग से पहले का वक्त था, तब तक सबको पता था कि ईरान का एटमी मवाद कहां पे है। जिस वक्त अमेरिका ने और ईरान ने 2025 में जून में बमबारी की ईरान के ऊपर, उसके बाद से लेकर मामला खराब होने शुरू हुए। ईरान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन फिर से उनके ऊपर बमबारी कर दी गई। तब से लेकर अब तक किसी ने ना उस यूरेनियम को देखा, ना उसकी मिकदार, ना वो कहां पड़ी है, ना वो किस हालत में है, उसके साथ क्या किया जा रहा है। गुज़िश्ता लगभग 1 साल से दुनिया नहीं जानती। और ईरान 60% यूरेनियम को अफसूदा कर चुका था। अब ईरान को सिर्फ चंद हफ्ते चाहिए, या आप 1 महीना लगा लें, कि ईरान इसी यूरेनियम से एटम बम बना सकता है। उसके अंदर यह सलाहियत है। इसको मजीद अगर वो यूरेनियम को अफसूदा कर लेता है तो वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिसके बाद वो इसको एटमी मवाद में कन्वर्ट करके अपने मिसाइलों के साथ लॉन्च कर सकता है। तो क्या ईरान ने ये कर दिया? ये एक सवाल है, दुनिया के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है कि वो कहां गई। जो आलमी निगरानी का इदारा है IAEA, वो लोग तो बाखबर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये कहां गई है ईरान की यूरेनियम और किस जगह पड़ी हुई है और उसके साथ अब क्या हो रहा है और वो किस हालत में है। ये अमेरिकन ने और अमेरिकी तजियाकारों ने, दिफाई तजियाकारों ने इस बात के बारे में बात भी की थी, और उन्होंने कहा था कि हम अब नहीं जानते, हम एक अंधेरे में हैं इस यूरेनियम के हवाले से। तो ईरान का ये स्टेटमेंट जो है ये इतना सादा नहीं है। मार्को रूबियो ने इस जंग के बाद पहली मरतबा अमेरिकी सेनेट के सामने स्टेटमेंट दिया। एक तो बात उन्होंने गलत की, गलत बयानी का उन्होंने मुजाहरा किया। एक बात पे उन्होंने कहा जी कि ईरान में हमने हथियार फराहम नहीं किए और हम इसके खिलाफ हैं कि ईरान के रजीम को तब्दील करने के लिए वहां लोगों को हथियार दिए जाएं।
मगर डोनाल्ड ट्रंप ने माजी करीब में खुद एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने हथियार फराम किए, लेकिन वो काम नहीं हो सका, बल्कि उन्होंने कुर्दों से शिकवा भी किया कि हमने उन्हें हथियार दिए और उन्होंने उन हथियारों को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने वो वीलॉग भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रैंक हो गया, कुर्दों ने हथियार ले लिए अमेरिकन से, लेकिन उन हथियारों को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि ईरान में रजीम तब्दील किया जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल को और अमेरिका को काफी कामयाबी मिली है। और एक और बात जो उन्होंने की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान पर पाबंदियां आबना हुर्मुज के खुलने के बाद भी खत्म नहीं की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी मुतालबा सबसे बड़ा यही है ना, एक तो आबना हुर्मुज को खोलो और दूसरा जो जौहरी मामला है उनके ऊपर हमारे साथ मुज़ाकरात करो। तो इसके बावजूद वो कह रहे हैं जी कि हम ईरान के ऊपर से पाबंदियां खत्म नहीं करेंगे। अगर ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए तो वो शुमाली कोरिया की तरह हो जाएंगे, वो इसराइली रियासत को तबाह कर देंगे और आप उनके जौहरी हथियारों की वजह से उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बात तो ठीक है। देखें, शुमाली कोरिया एक कमजोर मुल्क था और उसके ऊपर भी हमला होना था और उसकी तबाही जो है वो पक्की थी कि उनको बहुत बुरी तरह मार पड़नी थी, लेकिन उन्होंने एटमी धमाका कर दिया। अब जब से उनके पास एटम बम बना है उसके बाद से वो मिसाइल बनाते हैं, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। शुमाली कोरिया को बाहर से मारना, फौजी ताकत के जरिए ज़ेर कर लेना अब ये मुमकिन नहीं रहा। तो इसी तरह मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने एटमी धमाके कर दिए या एटमी तजर्बा कर लिया तो उसके बाद जब चाहेगा वो इसराइल को तबाह कर देगा और खित्ते के अंदर जो बालादस्ती है वो अमेरिका की खत्म हो जाएगी। फिर ईरान के ऊपर अटैक करना कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्वेटा में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोयले की एक कान में मेहनत कश काम कर रहे थे। ये ज्यादा लोग जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, क्योंकि बड़ी हार्ड किस्म की इसकी मजदूरी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां पे। और पहले भी ये वाकयात होते रहे। एक कान के अंदर धमाका हुआ और अब तक की इतला के मुताबिक 35 से ज्यादा लोग वहां पे अंदर मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर शहीद हो गए। बीबीसी ने जो आखिरी खबर दी उसके मुताबिक 18 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं और बदस्तूर लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। कोई बैनुल-अक़वामी सेफ्टी प्रोसीजर्स जो है या जो इंतजामात किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू के लिए जो बेहतर इंतजामात हो सकते हैं वो भी नहीं है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से कमाया जाता है, प्राइवेट लोग भी कमाते हैं, सरकार भी कमाती है, लेकिन मजदूरों को, मेहनत कशों को हमेशा मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इन्हें ऐसा सामान या रेस्क्यू की चीज़ें भी नहीं दी जाती कि उनकी जानें बाद में बच सकें। तो पैसे वाला पैसा निकालता है और कोई परवाह नहीं है कि गरीब मरता है तो मरे। अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर जो मजीद तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नादरीन, मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर मायूसी जाहिर की है। सादी बात यह है, मोहसिन नकवी नुमाइंदा है आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर के दिल के करीब अगर कोई एक आदमी है पूरे पाकिस्तान में जिस पे आसिम मुनीर का सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो मोहसिन नकवी है। अब सबसे काबिल भरोसा आदमी है और वो गिले और शिकवे कर रहा है और इस तरह के जुमले बोल रहा है जो इस वक्त की हुकूमत को सूट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझने से पहले ये 6-7 नुक्ते जो मोहसिन नकवी ने बोले वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली इस बातचीत में और इसके बाद जो सहाफियों के साथ बातचीत हुई उसमें बेसिकली मोहसिन नकवी ने कहा क्या, लुब्बे लुबाब क्या है। एक पॉइंट ये है कि सिस्टम यानी निजाम ये कोलैप्स हो गया है, यानी निजाम तबाह हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा और इसे रीसेट करना होगा, यानी दोबारा से पूरे निजाम को बनाना पड़ेगा, वरना ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। ये ठीक नहीं हो सकता। आसिम मुनीर के करीबी साथी ने ये मान लिया या आसिम मुनीर ने ये मान लिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, ये निजाम अब नहीं चल सकता। नंबर 2, नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा जी लालच दे के, कोई लैपटॉप बांट के, कोई पैसा वैसा दे के आप नौजवानों को ना खरीद सकते हैं ना उन्हें खुश कर सकते हैं। बना लिए तो वो शुमाली कोरिया की तरह हो जाएंगे, वो इसराइली रियासत को तबाह कर देंगे और आप उनके जौहरी हथियारों की वजह से उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बात तो ठीक है। देखें, शुमाली कोरिया एक कमजोर मुल्क था और उसके ऊपर भी हमला होना था और उसकी तबाही जो है वो पक्की थी कि उनको बहुत बुरी तरह मार पड़नी थी, लेकिन उन्होंने एटमी धमाका कर दिया। अब जब से उनके पास एटम बम बना है उसके बाद से वो मिसाइल बनाते हैं, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। शुमाली कोरिया को बाहर से मारना, फौजी ताकत के जरिए ज़ेर कर लेना अब ये मुमकिन नहीं रहा। तो इसी तरह मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने एटमी धमाके कर दिए या एटमी तजर्बा कर लिया तो उसके बाद जब चाहेगा वो इसराइल को तबाह कर देगा और खित्ते के अंदर जो बालादस्ती है वो अमेरिका की खत्म हो जाएगी। फिर ईरान के ऊपर अटैक करना कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्वेटा में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोयले की एक कान में मेहनत कश काम कर रहे थे। ये ज्यादा लोग जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं,
क्योंकि बड़ी हार्ड किस्म की इसकी मजदूरी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे। और पहले भी ये वाक़यात होते रहे। एक कान के अंदर धमाका